औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। फराज ने कहा था कि शिकवा तीरगी शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बात सिर्फ इतनी ही है कि अगर पाकिस्तान का हर शहरी यहाँ बसने वाला, किसी भी ज़बान, लिबास, मिजाज के साथ रहने वाला, किसी भी कौम, मसलक, मज़हब को मानने वाला अपने हिस्से की शम्मा जलाना शुरू करे तो पाकिस्तान बक़ाए नूर बन जाए। आइए आपकी मुलाकात आज के शो में ऐसे दोस्तों से कराएं जो अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से। मेरे पहले मेहमान हैं सरफराज आसिफ साहब। आप नर्सिंग स्कूल भी चला रहे हैं और इसके साथ साथ सोशल एक्टिव भी हैं। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। इनके साथ मेरी दूसरी मेहमान हैं इकरा जहांजेब। आप KPK हज़ारा से बिलोंग करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन कराम, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है हयात खान अचकज़ई साहब ने। आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है। अस्सलाम वालेकुम। अचकज़ई साहब, आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? शुक्रिया सर, हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सरफराज साहब से। सरफराज साहब, आज जब हम ये अपना शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी है। जिस वक्त ये प्रोग्राम मेरा ऑन एयर होगा तो वो दिन तो गुजर चुका होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त चूंकि ये दिन मौजूद है तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा इस हवाले से भी कि आप चूंकि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, नर्सिंग स्कूल कॉलेजेस का भी हवाला है, आप सेहत के हवालों से मुंसलिक हैं, जो फील्ड वर्कर होते हैं, जो या पैरामेडिक्स स्टाफ होता है, वो भी अपने मतलब ये सिर्फ जॉब नहीं है, लोग इसको सिर्फ जॉब, नर्सिंग या इस हवाले को सिर्फ जॉब समझ रहे होते हैं। ये जॉब तो नहीं है, ये तो वाकई खल्क़े खुदा की खिदमत है। कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? मंसूर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया, और ख़ासकर स्पेशली आज ब्लड डोनर डे है तो मैं उन डोनर्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं। अगर चाह क्योंकि हमारे कल्चर में लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ब्लड देने से ना सिर्फ एक आप मरीज़ की जान बचाते हैं जो कि एक इबादत भी है, बल्कि उनकी अपनी सेहत भी बेहतर होती है। तो हर एक को पहले तो मैं चाहूँगा कि हर पाकिस्तानी को ब्लड जो है वो डोनेट करना चाहिए, उससे उनकी अपनी बेहतरी के लिए अच्छा है। और जो ब्लड आप देते हैं वो विद इन 30 to 60 डेज़ वो आपके पास वापस आपका वो प्रोड्यूस हो जाता है, आपकी बॉडी जो है प्रोड्यूस करती है, उससे आपके सेल्स भी बेहतर होते हैं। दूसरी बात जो आपका हिस्सा है, आपने कही कि पैरामेडिकल, अच्छा एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूं कि पैरामेडिकल स्टाफ, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर हम पैरामेडिकल स्टाफ को और नर्सिस को मर्ज कर देते हैं। अच्छा, तो ये दोनों नहीं, ये दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो पैरामेडिकल है और जो नर्सिस है वो अलाइड साइंसेस में आता है। तो नर्सिंग का एक अपना डिपार्टमेंट है, नर्सिंग की एक अपनी शनाख्त है, और बेशक दोनों ही इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि एक नर्स भी हूँ, तो नर्स जो है किसी भी मेडिकल के शोबे में, सेहत के शोबे में, ये एक बोन मैरो कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। इसके बगैर कभी भी हॉस्पिटल या आपकी सेहत का निज़ाम नहीं चल सकता। क्योंकि देखें, डॉक्टर की अपनी एक वैल्यू है, सर्जन्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। वो आते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन नर्स को 24 आवर्स उस पेशेंट्स की केयर करनी है। उसने जो ठीक होना है वो नर्स की वजह से ठीक होना है, क्योंकि नर्स ने नहीं देखना है कि उसके घर में क्या इशू है, आइदर वो मेल नर्स है, फीमेल नर्स है, उसको उसकी प्रायोरिटी जो है वो उसका पेशेंट है, जिस पे वो खिदमत कर रही है, जिसकी ज़िंदगी के लिए या उसको बचाने के लिए वो एफ़र्ट्स कर रही होती है। तो बिलाशुबा बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये एक जॉब नहीं है, हवाला है। एग्जैक्टली इसलिए ये सर्विसेज है, ये इबादत भी है, और ये उस काज के लिए एक नर्स काम कर रहा होता है जो मेरा ख्याल में कि कोई और उसको उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं मेरे देखने वालों को ज़रा सा इस बात की भी आगाही दीजिए कि किस उम्र से लेकर किस उम्र तक जो है वो ब्लड डोनेट किया जा सकता है? जब आप मैच्योर हो जाते हैं 18 ईयर्स के बाद आप ब्लड दे सकते हैं। ब्लड जैसे आप 18 के बाद वोट दे सकते हैं, इस तरह ब्लड बिल्कुल दे सकते हैं। उससे पहले भी दिया जा सकता है, लेकिन उससे क्योंकि जब भी कोई डोनर्स ब्लड देता है तो उसके लिए उसका टेस्ट किया जाता है, तो उस टेस्ट से ब्लड डोनर जो होता है उसको भी फायदा होता है। नॉर्मल एक्सरसाइज आप ये बता रहे हैं कि 18 साल की उम्र का जो भी नौजवान है, मेल फीमेल, वो ब्लड डोनेट कर सकता है, और किस उम्र तक ये ज़्यादा
सूटेबल होता है और दूसरे के लिए फायदेमंद? अनटिल के जब तक वो सेहतमंद है, स्पेसिफिकली तो इसकी एज 50 तक भी दे सकता है, 60 तक भी दे सकता है, या उसके बाद भी दे सकता है अगर वो सेहतमंद है। डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे कि अगर वो सेहतमंद है तो आप किसी एज की लेकिन किसी जैसे समय में दे सकते हैं। पाकिस्तान में जो एक मैक्सिमम एज आई सामने कि वो 64 है, तो आप कह रहे हैं कि 50 साल तक तो आप ठीक रहते हैं, लेकिन सूरत हाल यही है ना कि आपके पास तो कोई चीज़ खालिस नहीं है। आप ख़ास मतलब पूरी दुनिया में ग़िज़ा और दवा में मिलावट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और पाकिस्तान में ग़िज़ा और दवा का खालिस मिल जाना बहुत बड़ी बात, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक और चीज़ भी देखनी चाहिए कि हम क्योंकि डिपेंड करते हैं या हमारा इन्हिसार है आर्टिफिशियल फूड्स की तरफ आप कह लें, या लेकिन अगर मैं बाहर, क्योंकि मेरा यूएस यूरोप बहुत आना जाना होता है, फ्रीक्वेंटली मैं ट्रैवलर हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है कि लोगों ने किचन गार्डन बनाए हुए हैं अपने। तो वो छोटा सा डब्बा, छोटी सी स्पेस होती है, वो उसमें या टमाटोज उन्होंने लगाए होंगे, मिर्चें लगाई होंगी और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं। और हमारे स्पेशली जो पाकिस्तानी फॉरनर्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनका ज़्यादा ये शौक़ होता है, तो उन्होंने लगाया होता है। और यकीन करें कि वो अपनी किचन की छोटी छोटी ज़रूरियात वो वहाँ से पूरा कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ हम कर सकते हैं, जहाँ खुदा ने हमें एक अच्छी ज़मीन दी है, हर चीज़ दी है, पाकिस्तान में चारों सीज़न है आपके पास, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं करते हैं। तो अगर हम ये प्रैक्टिस कर लें तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे। देखिए, हम रेड चिली यूज़ करते हैं, वो पाउडर की शक्ल में, आपको नहीं पता वो आपके पास आती है, वो कितनी प्योर है या नहीं है। लेकिन वही अगर आप ग्रीन चिली अपने प्लांट में लगाएंगे, हर घर में जगह होती है, नहीं है तो एक आप गमला लें, कुछ भी लें, उसमें लगाएं, उसको यूज़ करें, वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और आपको एक प्योर आपके सामने एक फूड भी मिल रहा है आपको। बिल्कुल सही। इक़रा, आपकी बिलोंगिंग है केपी के हज़ारा से, कैसा हवाला होता है वहाँ की ख़वातीन का जब वो बाहर निकलती हैं काम करने, कितनी मुश्किलात का सामना होता है? बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और बहुत सारी चीज़ों को उनको फ़ेस करना पड़ता है। और मैं भी इस लेवल पे बहुत मतलब ईज़िली नहीं आई हूँ, बहुत मल्टीपल टास्क मेरी लाइफ में आए थे और उन सबको जो है अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह, तभी आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। क्या क्या डिफरेंट आपने महसूस किया कि देही औरत की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा मुश्किल है, या आपने शहरी औरत की मुश्किल को ज़िंदगी को मुश्किल पाया? देही की जो है वो ज़्यादा मुश्किल है बजाय शहरी की, क्योंकि उनकी अपनी ख़ुद की लाइफ नहीं होती है, वो डिपेंड होती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाती हैं। और जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है, जब एक औरत अपने पाँव पे नहीं खड़ी होती है तो वो अपनी बेटी को भी आगे उस तरह से वो सपोर्ट नहीं कर पाती हैं। तो ये भी एक है कि इस पे वर्किंग करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, इनकी वजह से हमारी ख़वातीन हैं जो कि काफ़ी टैलेंटेड हैं, हमारी देहात की जो ख़वातीन हैं बहुत टैलेंटेड लड़कियां हैं, लेकिन जिनको परमिशन नहीं मिल रही कि वो आगे स्टडी करें या कुछ इस तरह से करें। तो ये है कि वो काफ़ी टैलेंटेड है, अगर इस पर वर्क किया जाए या उनको फ्रीडम मिले तो वो बहुत आगे जा सकती हैं। क्या क्या हवाले हैं, मतलब वहाँ जो ख़वातीन हैं, जैसे वक्त तब्दील हो रहा है, अब आप डिजिटल दौर में हैं, आप बहुत देर तक पाबंद नहीं रख सकते, वोटिंग का राइट्स नहीं था, फिर वोटिंग का राइट्स मिला, बाकी मामलात मिले, अब वहाँ से ख़वातीन जो हैं वो इंतखाबात भी लड़ रही हैं, कुछ बेहतरी की तरफ गामजन है ये रूरल एरियाज़ या नहीं? हाँ नहीं, अभी तो काफ़ी है, काफ़ी लेडीज़ हैं जो काम कर रही हैं, वर्किंग कर रही हैं और काफ़ी नॉलेज भी आई है इन्फॉर्मेशन उससे, तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। सर आपसे जानना चाहूँगा, आप चूँकि पूरी दुनिया में आपने कहा ट्रैवल करते हैं, कि क्या किस कदर फ़र्क है, हम कितना पीछे हैं बैरूनी दुनिया से, वहाँ पे ख़वातीन को कितने हुकूक़ हासिल हो चुके हैं? हमारी ख़वातीन आज भी जैसे इक़रा ने कहा कि इंडिपेंडेंटली सारा काम नहीं कर सकती हैं, इवन ये कि शहर में भी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा कोई आपको आज़ादी नहीं है काम की। आप कैसा देखते हैं दोनों सकाफ़तों को? देखिए, इंटरनेशनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आइदर वो यूएस है, आइदर वो यूरोप की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मेरा रहना भी होता है, जाना भी होता है, तो हालांकि होना तो ये चाहिए था, क्योंकि हमारा एक इस्लामी कल्चर है, इस्लामी माशरा है, यहाँ पे औरत को वो राइट और वो
तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए था, कि जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। यहाँ आप कराची में ही देख लें कि रात को 12 बजे औरत बाहर निकल सकती है किसी एरिया में भी। वहाँ पे रात को 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे क्राइम नहीं है, लेकिन उनको फुल प्रोटेक्शन है। बल्कि मुझे जो फ़ील होता है वहाँ पे फ़ीमेल्स को ज़्यादा हकूक़ हासिल है, बजाय इसके कि हमारे यहाँ पे वो राइट्स और वो हकूक़ मिलने चाहिए थे। इसी तरह से जिस तरह से इकरा ने बात की है गांव की फ़ीमेल के हवाले से, एक चीज़, क्योंकि मेरा गांव में भी जाना होता है, एक्सपीरियंस है हमारा, तो जो मैंने देखा है कि गांव की औरत जो है वो ज़्यादा मेहनत करती है। क्योंकि अगर आदमी बाहर जाता है, उसने खाना भी बनाना है, उसने उसके साथ जब वो ज़मीनों पे अपनी जाते हैं या फसल के लिए, उस तरह से उसमें भी बराबर का हाथ बटाती हैं। तो वो दही औरत जो है वो ज़्यादा बाहिम्मत भी है और काम भी उस तरह से कर रही होती है। लेकिन डिसीजन मेकर में जहाँ पे बात आती है तो वो उस तरह से, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, तो अगर वो अवेयरनेस अब, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा जो है उनमें अवेयरनेस आई है, और वो आई है सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है, तो किसी ना किसी तरह से बात पहुँचती है उन तक, तो उसकी वजह से डेफ़िनेटली उनमें अवेयरनेस आई है। और अब वो, लेकिन अगर आप बात करते हैं कि कितना पीछे है, मेरे ख्याल में हम बहुत पीछे हैं। 100 साल, एक सदी आप कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमें होना चाहिए था हम वो नहीं, अब वहाँ पे नहीं है। वो बात तो रुख मोड़ देगी, वो फिर हम सियासत की तरफ चले जाएंगे कि पाकिस्तान में चारों मौसम अल्लाह ताला ने दिए, आपको कुदरती वसाइल से माला माल किया और सब चीज़ें आपको दी गई, नहीं मिली तो क़यादत नहीं मिली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में सियासत, जब हम मुल्क के साथ सियासत करते हैं ना, तो फिर मुल्क का बेड़ा ही गर्क होगा, अच्छी बात नहीं होगी। तो ये कि हमें, जिस तरह के आपके प्रोग्राम का नाम है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो अगर हर कोई, आपने शुरू में भी कहा कि अपना हिस्सा डाले, तो अगर हम में से हर कोई अपना हिस्सा डाले तो इस मुल्क में कोई ऐसी बात नहीं है, ना आपको किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत। प्रॉब्लम यही है सरफराज साहब कि हम लोग अपना हिस्सा डालने के बजाय अपना हिस्सा निकाल रहे हैं। और मैं इकरा आपसे भी जानना चाहूँगा कि कुछ अर्से पहले तक के मामलात ये होते थे कि बहन को अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी जायदाद अपने भाई के लिए छोड़नी पड़ती थी, जो हमारा देही कल्चर था। एक बहन जिसकी शादी हो गई है या नहीं भी हुई है, तो वो अभी जो भी सूरत हाल है, क्या अब भी ऐसा ही है या कुछ अवेयरनेस आई है उन इलाकों में? बेसिकली ये है कि मैं यही बोलूँगी कि पेरेंट्स से, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो फिर हर लड़की अपने एतमाद में लें, ताकि आपकी बेटी आपसे हर चीज़, बहन हो बेटी हो, आपसे हर बात शेयर कर सके। क्योंकि जब एक बेटी जब शेयर करेगी तो आपको पता चलेगा कि वो सही कर रही है, गलत कर रही हैं। जब आपको ये बात पता चली तो आप उसको सही राइट वे जो है आप बता सकते हैं। एतमाद में लें और एतमाद दें, बिल्कुल सही। सरफराज साहब, कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, क्या सजेशंस है आपके पास? सर देखिए, सबसे पहले तो तालीम, ठीक, अगर आप वैसे भी देखें तो लिटरेसी रेट अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं बहुत कम है, लेकिन उसमें फ़ीमेल का आपको एक रोल नज़र आएगा। जिस तरह से जो हमारे अर्बन एरियाज़ में हैं उसमें फ़ीमेल्स आपको ज़्यादा पढ़ी लिखी नज़र आएंगी। एक तो हमारे यहाँ लिटरेसी रेट को बेहतर करना चाहिए, ना सिर्फ रेट को बेहतर करना चाहिए बल्कि एजुकेशंस को। आप देखें यहाँ पे डिग्रियाँ बिक्री होती हैं, अब उस तालीम को, जो वो डिग्री है उसका स्टैंडर्ड क्या होगा? तालीम और चीज़ है, डिग्री और चीज़ है। डेफिनेटली डिग्रियां तो आप खरीद भी सकते हैं। एग्जैक्टली तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तालीम, ना सिर्फ हमें अपना लिटरेसी रेट बेहतर करना है, बस तालीम के स्टैंडर्ड को भी बेहतर करना है। अब देखिए आप कितनी उसमें डिवाइड हो गए हैं, कितनी एजुकेशन सिस्टम्स हैं आपके यहाँ, कोई एक एजुकेशन सिस्टम नहीं है। स्टेट में मेरा एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम आपको एक ही मिलता है, आइदर वो प्राइवेट है, लेकिन प्रैक्टिकल बेस जो है वो एजुकेशन होती है। लेकिन हमारे यहाँ उस चीज़ का नामो निशान भी नहीं होता है। बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो इतने, उनके स्टैंडर्ड भी उनके हाई हैं लेकिन उनके प्राइस भी हाई हैं, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो जब तक गवर्नमेंट लेवल पे आप तालीम को एक आम आदमी के लिए आसान नहीं बनाएंगे, हमारा ये माशरा तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो जानेंगे इकरा से कि तालीम के शोबे में देही इलाकों में हुकूमती सरपरस्ती में कोई काम हो रहा है या नहीं। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ गए हैं ब्रेक से। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हयात अचकज़ई साहब। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है।
हयात साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में एजुकेशन के शोबे में, चूंकि अभी गुफ्तगू एजुकेशन की तरफ आ गई है, तो क्या काम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है स्पेशली विमेन एजुकेशन के हवाले से? बड़ी मेहरबानी जी। बलूचिस्तान में चूंकि तालीम पहले बहुत ही मुश्किल था और बहुत से ऐसे अजलात है हमारे बलूचिस्तान में जहाँ पे तालीम की रसाई नहीं थी, जहाँ पे तालीमी इदारे बंद थे, जहाँ पे टीचर गैर हाजिर थे या तो जहाँ पे बिल्कुल स्कूल ही नहीं थे। तो अभी पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत बनी है, सूबाई हुकूमत, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के विजन के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान के तमाम अजला में तालीमी इमरजेंसी नाफिज की है। और इसी सिलसिले में बलूचिस्तान के जिन जिन अजला में स्कूल गैर फंक्शनल थे उनको बहाल किया जा रहा है, और जहाँ पे टीचर गैर हाजिर थे वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बोर्ड से टीचरों को मुअत्तल किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और इसी तरह सूबाई हुकूमत ने बेनज़ीर स्कॉलरशिप, शहीद बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम अनाउंस किया है, जिसके तहत शोदा के जो बच्चे, सिविल शोदा के बच्चे हैं और जो हमारे ट्रांसजेंडर है, और उनको जो है स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, बाहर कंट्रीज में हो जाएंगे, वो तालीम हासिल करेंगे। और इसी तरह खवातीन की तालीम के हवाले से हमारी हुकूमत की क्लियर विजन है, हमारी पार्टी की क्लियर विजन है कि खवातीन को तालीम याफ्ता और बाइख्तियार बनाना है। तो उस सिलसिले में काफ़ी वर्क चल रही है। और इसी सिलसिले में अभी हमारी हुकूमत, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम 300 के करीब स्टूडेंट्स को जो है वो बाहर कंट्रीज में पहले फेज में भेजेंगे, जो वहाँ पे स्कॉलरशिप के तहत तालीम हासिल कर सकेंगे। और इसी तरह हर साल जो तलबा है उनको हम बाहर कंट्रीज में भेजेंगे। और इधर भी बलूचिस्तान में भी तालीम पे काफ़ी काम होगा। और जो नॉन फंक्शनल स्कूल है या जो टीचर गैर हाजिर है या जिन बच्चों को तालीम मुहैया नहीं हो रही है उनको तालीम मुहैया करने के लिए हम सरकारी स्कूल्स और कुछ पब्लिक प्राइवेट इदारों के साथ भी हम मुआहदे कर रहे हैं और उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं कि हम अपने जो बलूचिस्तान के बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनको हम तालीम दे सके ताकि उनका जो फ्यूचर है वो रोशन हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की चकजई साहब। सूरत हाल ये है कि पिछले वक्तों का अगर हम एक तायराना जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा होता है कि बलूचिस्तान खासा महरूम रहा है सूबा, और काफ़ी महरूमियाँ डेवलप हुई हैं। अब आप समझते हैं कि नई हुकूमत के आने के बाद चीज़ें तेज़ी से बेहतरी की तरफ जाएंगी? जैसे आपने जो जिक्र किया कि बलूचिस्तान में तालीमी इमरजेंसी का निफाज किया गया, ये एक बहुत खुश आइन बात है। इसी तरह दूसरे मामलात में, दूसरे शोबों में भी कुछ इसी तरह के काम हो रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहे हैं। इसी तरह हम ज़राअत में भी हम काम कर रहे हैं, हम सियाहत पे काम कर रहे हैं। अभी कल ही हमारे हुकूमत बलूचिस्तान ने एक निजी इदारे के साथ मुआहदा किया है जो कैंसर के मुब्तला मरीज है या जो इसी तरह के दूसरे जो संगीन बीमारियां उनके लिए फ्री अद्वियात की फराहमी के हवाले से मुआहदा हुआ है। और सियाहत में और मुख्तलिफ शोबों पे हम काम कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ। और इसी तरह ज़राअत पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे ज़मींदार थे या जो जिनको बिजली की फराहमी मुहैया नहीं हो रही थी उनके साथ हुकूमत ने मुज़ाकरात करके उनके जो ट्यूबवेल है उनको हम सोलर पे तब्दील कर रहे हैं और उनको 20-20 लाख रुपए की ग्रांट दे रहे हैं ताकि वो अपने बागात के जो ट्यूबवेल है उनको सोलर पे तब्दील कर सके और उनको बिजली 24 घंटे बिलातातुल फराहम हो, जिसकी वजह से ज़राई शोबे को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। और इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में भी हमारी इसी तरह की जो है डेवलपमेंट्स हो रही है। लाइफ स्टॉक पे हम फोकस कर रहे हैं वहाँ पे ताकि हम अपनी इकोनॉमी को लाइफ स्टॉक, ज़राअत और मादनियात की तरफ कन्वर्ट कर सके, जो कि इस वक्त की अशद ज़रूरत है। क्योंकि बलूचिस्तान में पहले बॉर्डर बिजनेस था जो कि आजकल काफ़ी डिस्टर्ब है। बलूचिस्तान के बॉर्डर बिजनेस लोगों को जरिया माश नहीं मिल रहा है। तो हुकूमत की अवलिन तरजीह है कि लोगों के रोजगार फराहम करने के लिए उनको मुख्तलिफ शोबों में इंगेज किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। तो उसी शोबों को प्रमोट करने के लिए, उन्होंने डेवलपमेंट करने के लिए हम उन शोबों पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। इकरा, आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान की माशी हालत जो है वो इस अम्र की मुतकाज़ी है कि अब इस वक्त तमाम सियासी झगड़े जो है ना वो तो एक तरफ साइड में रखे जाएं। मैं आपको मिसाल दूं कि बावजूद इसके कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि मुल्क एक ऐसे नाजुक मोड़ पर है, एक ऐसे मरहले में है कि अगर आप मिलकर काम नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आप समझती हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है वो कुछ बेहतर कर रही है? उससे आपको कुछ उम्मीदें हैं? यूथ कुछ उनके हवाले से होपफुल है?
जी बिल्कुल, मैं ये बात आपको कहना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो साहब जो है उनका यही था कि हमें नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना है। जब तक हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे तो हम वर्किंग पे कैसे आएंगे? हम दूसरों पे बात करें या दूसरों की पार्टी पे बात करें, हम इसके बजाय ये अच्छा है कि हम आपस में बैठे तो हम वर्किंग पे बात करें। और उनका ये कि नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना है और नौजवान नस्ल को लेकर आना है। और जो है बाकी कुछ आप भी समझती हैं कि मतलब जो वो पॉलिटिक्स की तरफ रुझान है आपका, मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि आप बाकायदा किस पार्टी को फेवर कर रही हैं या आपका रुझान किस जमात की तरफ है, तो मैं तो पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका रुझान है। और आप समझती हैं कि जो सिंध में हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो सिंध की सतह पर जो है वो सूबाई हुकूमत डिलीवर कर रही है? जी बिल्कुल, मैंने इस पार्टी को सिलेक्ट किया, बहुत सोच समझ के किया है। और वो रीज़न ये है कि वर्किंग जो कर रही है, मुल्क में जो काम चल रहे हैं वो पीपल्स पार्टी कर रही है। लाइक जिस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो पीपल्स पार्टी कर रही है। लाइक जिस तरह से हेल्थ हम देख लें, जिना देख लें, कांडियो देख लें और चाइल्ड हेल्थ देख लें, और उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम पे भी वर्क कर रहे हैं। और उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख सकते हैं, ग्रीन लाइन हो गई, रेड लाइन हो गई, पीपल बस हो गई, एंड देन पिंक बस। सबसे मेन चीज़ ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ख़वातीन के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन निकाली गई है ताकि वो महफूज रहे और अपना सफ़र जो है ईज़िली कर सकें। बिल्कुल सही है। अचकज़ई साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा, महफूज सफ़र से एक ऐसे ही जुमला निकला, तो अब अभी मैंने मेरे मुशाहिदे में ये बात आई थी कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और उनके सदर मोहम्मद अहमद शाह साहब, जो सितारा इम्तियाज़ के हामिल हैं, हिलाल इम्तियाज़ के, वो एक पूरा डेलीगेशन लेकर गए थे और आलमी कॉन्फ्रेंस का बलूचिस्तान में इनेकाद किया गया। आप समझते हैं कि ये खेल, ये सकाफ़ती हवाले या अदबी कॉन्फ्रेंसेस और ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं मामलात को बलूचिस्तान के? जी बिल्कुल कर सकती है। आर्ट काउंसिल कराची की पूरी टीम आई थी बलूचिस्तान और यहाँ पे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक कॉन्फ्रेंस रखी जो कि 2 दिन 3 दिन चली रही, जिसमें पाकिस्तान भर के नामवर लोग आए जिन्होंने यहाँ पे नौजवानों के साथ इंगेज रहे और नौजवानों के साथ उन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शन की, जो कि बलूचिस्तान के लिए एक इंतहाई अच्छा इकदाम था बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए। और काफी वहाँ पे हमें क्राउड देखने को मिली, काफी लोग वहाँ पे जो है जाने के लिए इंटरेस्टेड थे और एक अच्छी इवेंट रही। इस तरह के जो एक्टिविटीज होती है वो बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए इंतहाई है। मैं क्योंकि बलूचिस्तान के नौजवान मुख्तलिफ अदवार में से मुख्तलिफ दहशतगर्दी के लहर से गुजरे हैं या तो बेरोजगारी के लहर से गुजरे, तो वो एक किस्म के डिप्रेशन में थे। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो नौजवानों को जो है इस तरह की सरगर्मियों में इंगेज करने से नौजवानों के दिमाग जो है वो फ्रेश होते हैं और वो इसी तरह आगे जाके वो मुख्तलिफ इस तरह के प्लेटफॉर्म के साथ इंगेज होते हैं और वो अपने सूबे और मुल्क का नाम रोशन करने में किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नई हुकूमत आई है उससे एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब खुद एक विजनरी लीडर हैं और उन्होंने बाकी चीज़ें बेहतर की हैं। बलूचिस्तान को कौमी धारे में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। आप कितने पुरुम्मीद हैं कि नई हुकूमत डिलीवर करेगी? मैं बिल्कुल पुरुम्मीद भी हूँ और इंशाल्लाह मेरी हुकूमत जो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत है, हमारी पूरी कोशिश है कि जो हम इलेक्शन के दौरान हमने जो वादे किए थे बलूचिस्तान के अवाम के साथ, उन वादों पे हम अमल दरामद कराएंगे। और दूसरी ये कि ये हुकूमत इंशाल्लाह डिलीवर करेगी बलूचिस्तान के लोगों को। इंशाल्लाह ये लोग अच्छे से अच्छे सहूलियात देंगे, उनको रोजगार देंगे, अच्छी सेहत, अच्छी तालीम के शोबों में अच्छे काम करेंगे। और इसी तरह जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पिछले दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान के लिए उन्होंने डेवलपमेंट पैकेजेस दिए थे, जो उन्होंने बलूचिस्तान के साथ NFC शेयर उन्होंने पेवाई थी सदर आसिफ अली जरदारी से, जिसके दौर में बलूचिस्तान को NFC शेयर मिला। तो अभी भी हमारी कोशिश है कि बलूचिस्तान को जो है वो पाक से ज्यादा मराद दिला सके ताकि हमारे लोग पढ़ सके, हमारे लोग आगे बढ़ सके, हमारे लोग जो है मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल सके और पाकिस्तान को हम एक रोशन मुल्क बना सके। बिल्कुल सही है। सरफराज साहब, आपसे थोड़ी सी मैं ये बात जानने की कोशिश करूँगा कि सेहत के शोबे में सरकार कितना हेल्पफुल होती आई है और क्या ये काफ़ी है या मज़ीद कुछ डिमांड आप करते हैं? सेहत के शोबे में जहाँ तक क्योंकि मेरा प्रोफेशनल नर्सिंग है, तो नर्सिंग के हवाले से
गवर्नमेंट चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, काफ़ी सपोर्ट उनकी रही है और उनको करनी भी चाहिए, लेकिन जितनी रही है वो नाकाफ़ी है। इसको मज़ीद इंक्रीज़ भी करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नर्सेस जो हैं वो ना सिर्फ मुल्क में रह करके अपने मुल्क की सर्विसेज जो है उसको देखती हैं, करती हैं, बल्कि आजकल तो अगर आप देखें कुवैत में हमारी बहुत सी नर्सेज जा रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में तो हैं ही, लेकिन कुवैत में एक तो उनका सैलरी रेट बहुत हाई है और तकरीबन मोर देन 1000 से ज़्यादा मेरा ख्याल है करेंसी भी इस वक्त सबसे ज़्यादा रिच उन्हीं की है। एग्जैक्टली वहाँ पे जो एक नर्स जो औसतन सैलरी, पहली तो बात है कि पाकिस्तान में नर्स की सैलरी उनका 17 ग्रेड्स है, जो BSN नर्स होती है उसको 17 ग्रेड मिलता है। 17 ग्रेड की क्या सैलरी है वो आपको पता है, लेकिन वहाँ से नर्स को जो है एक नर्स कम से कम 8 to 9 लाख उनको सैलरी मिलती है, इससे ज़्यादा भी होती है। तो पाकिस्तान में एक तो जो फ़ॉरेन ज़र मुबादला है वो आता है, और पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत भी है कि बाहर से डॉलर आए या इनकम आए, लेकिन हमारे नर्सिंग के स्टैंडर्ड को बेहतर करने की ज़रूरत है। स्कूल्स, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान में बहुत शॉर्टेज है नर्सेज़ की। अगर आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो आपको क्वालिफाइड नर्सेज़ नहीं मिलती हैं, गवर्नमेंट में फिर भी आपको क्वालिफाइड नर्सेज़ मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखेंगे चंद एक के सिवा बाकी में आपको प्राइवेट नर्सिंग जो प्रॉपर स्टाफ है, क्वालिफाइड है, वो नहीं मिलते। आपने ज़र मुबादला का जिक्र छेड़ दिया है तो मैं मजबूर हो गया हूँ बात को घुमाने पर। मैं मतलब जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा और आगे अवेयरनेस देना चाहूँगा कि अगर नर्सिंग के शोबे में नौजवान आना चाहते हैं तो उनके हवाले से कुछ ज़रूर आप बताएं और समझाएं। जी बिल्कुल, नर्सिंग अगर आप 90s की दहाई तक देखते हैं तो पाकिस्तान में नर्सिस को एक रिस्पेक्टेबल नज़र से नहीं देखा जाता था, और उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा था वो माइनॉरिटीज़ का होता था। क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी से, तो 70 to 80% नर्सिस 90s तक जो है, बल्कि एजुकेशन में भी आप देखें कि आपको मिशनरी इदारे ही पहले मिलते थे, क्योंकि एक एजुकेशन और एक नर्सिंग वहीं से ट्रांसफॉर्म हुई और वहीं से वो अवेयरनेस आई, और उसके बाद लेकिन अब जो नर्सिस हैं या नर्सिंग है उससे पहले पाकिस्तान से बाहर एक्सेप्टेबल नहीं होती थी जो हमारे स्टैंडर्ड थे, लेकिन अब मॉडर्न नर्सिंग जो है वो हमारी स्पेशली यंग नर्सिस जो हैं जब वो FSC के बाद इसमें आती हैं, क्योंकि देखें अगर आप MBBS में जाते हैं तो भी आपकी क्राइटेरिया जो है वो FSC है, प्री मेडिकल है, और नर्सिंग के लिए भी प्री मेडिकल है। 4 इयर्स की नर्सिंग करने के बाद किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से जब आप करते हैं तो वो बाहर इजीली, इवन डॉक्टर हमारे जो हैं उनको 5 टेस्ट पास करने पड़ते हैं वहाँ पे, जबकि नर्स को सिर्फ एक NCLEX टेस्ट देना होता है और उसको वही जो ग्रेड है बल्कि इससे बेहतर वो पाकिस्तान में जा सकती हैं। तो FSC के बाद आप नर्सिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। 4 इयर्स की BS प्रोग्राम है, अब तो हर प्रोग्राम जो है BS वो 4 इयर्स का हो गया, उससे पहले हमारे यहाँ आपको पता है 2 इयर्स का होता था। तो बिल्कुल इसको मेल और फीमेल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। नए आने वालों के लिए आप कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि स्कोप है और लोग इधर मुतवज्जा हों। आपका जो इदारा है वो थोड़ा सा उसकी भी जी, कराची में न्यू लाइफ स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है 2005 में हमने पहला बैच लिया था, और ये अपनी तर्ज का वाहिद इदारा था, क्योंकि हमने जो कराची से स्टार्ट किया था हमारे साथ कोई हॉस्पिटल नहीं था। हमने जो है हॉस्पिटल फिर अफिलिएशंस ली, उसको स्टार्ट किया, और उस वक्त से लेके उसके बाद फिर कराची किंग स्कूल ऑफ नर्सिंग, उसके बाद फिर मुल्तान में हमने एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनाया। क्योंकि शुरू में मेरा विजन यही था, क्योंकि हमारे मेल के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि लोग समझते थे कि नर्सिंग सिर्फ फीमेल का शुबा है। ऐसा ही है, मतलब जब आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नर्स तो आपके जहन में पहला तासुर जो है वो एक फीमेल का उभरता है। जी हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए जब एक डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट हो सकता है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर शेरशाह जो है वो भी गायनाकोलॉजिस्ट थे, मतलब और तो फिर एक नर्स जो है वो मेल क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल ऐसे। और इंटरनेशनली कहीं भी इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मैं इसको कहूँगा। तो वो जो हमने पहला इंस्टीट्यूट था मैंने स्टार्ट किया वो मेल नर्स के साथ था, लेकिन उसके बाद फिर हमने मेल फीमेल अब जो है हमारे पास BSN भी है, 4 इयर्स की पोस्ट RN BSN भी हम ऑफ़र कर रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरे पोस्ट बेसिक डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं। फिर केयर गिवर, अगर इंटरमीडिएट कोई है या ग्रेजुएशन किसी ने किया हुआ है, अगर वो केयर गिवर का कोर्स कर लेता है, सर्टिफाइड कोर्स है, तो बहुत सारे लोग इस कोर्स की बेस पे भी आज US में, कनाडा में या बाहर कितने अरसे का होता है और इसकी क्या? केयर गिवर जो है ये शॉर्ट कोर्स है और ये 6 मंथ का होता है। तो इसके ये एक्चुअली एल्डरली सपोर्ट प्रोग्राम्स होता है।
तो बाहर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हमारे यहाँ तो खैर यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन बाहर जैसा कि आपने पहले जिक्र किया था कि उनका फूड, उनकी इन्वायरमेंट, तो एजेस वहाँ पर ज़्यादा होती हैं, लंबी होती हैं, औसतन एज उनकी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनको ज़रूरत भी होती है केयर गिवर की। तो आजकल नर्स वो नर्स नहीं है, आप नर्सिंग का प्रोफेशन ज्वाइन करके जब आप कंप्लीट करते हैं तो पाकिस्तान में ही 17 ग्रेड आपको मिलता है। बिल्कुल सही। 18-19। अच्छा ज़ई साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी, मैं जानना चाहूँगा कि बलूचिस्तान हुकूमत यूथ के हवाले से क्या प्लान्स रखती है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान हुकूमत यूथ के हवाले से चूँकि अभी बजट में भी नौजवानों के लिए काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स मामला रखे गए, और दूसरी बात ये कि सबसे अहम बात ये है कि बलूचिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा यूथ पॉलिसी बनने जा रही है। जो मौजूदा पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत है, उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया, और कल उसके हवाले से दूसरा ऑफिशियल एक इजलास हुआ था। इंशाल्लाह जल्द बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए यूथ पॉलिसी का ऐलान बजट के बाद कर दिया जाएगा, जो कि एक जामे यूथ पॉलिसी होगी जिसमें नौजवानों को काफ़ी अच्छे इक़दाम देखने को मिलेंगे। और इसी सिलसिले में बलूचिस्तान के यूथ को स्पोर्ट्स की जानिब, मुख्तलिफ शोबों की जानिब राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो कि जल्द ही आप लोगों के सामने होगी बजट के बाद। उसमें काफ़ी यूथ के हवाले से हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जिसमें अपने जवानों को इंगेज करेंगे और उनको बेहतर मुस्तक़बिल के लिए उनको मौक़े फराहम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन कराम, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। इक़रा, मैं आपसे आखिरी गुफ्तगू में जानना चाहूँगा कि क्या फ्यूचर प्लान है और आज की यूथ पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से कितनी होपफुल है? आप देख सकते हैं पहले के टाइम और अब काफ़ी चीज़ों का हुआ है। जिस तरह से हमारी स्टॉक मार्केट आप देख सकते हैं पहले किस लेवल पे थी और अब किस लेवल पर है, और काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो स्टार्ट किए हुए हैं। खैर वो पहले भी थे, बट पिछली हुकूमत की वजह से वो प्रोजेक्ट जो है हमारे स्टॉप कर लिए गए थे, और अभी जो है हमने अगेन कंटिन्यू किए हैं, और इंशाल्लाह सूरत हाल बहुत बेहतर होगी, और जो हमारी सोच है और वर्किंग है वो स्टार्ट हुई भी है, और इंशाल्लाह सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। नाज़रीन कराम, नहीं मायूस है इकबाल अपनी कश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी। होपफुल हैं, पुरुम्मीद हैं पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।